यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत 11th बैच में, जहां पे आज हम करेंगे जीत 2026 के लिए 2026 की नीट का पेपर है ना, उसके लिए लेक्चर नंबर 1 है। पहला चैप्टर है, इसका नाम है लिविंग वर्ल्ड। तो चैप्टर का नाम लिविंग वर्ल्ड है और लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट करते करते एंड तक हम कोशिश करेंगे आपको बिल्कुल एक्सपर्ट बनाना है। ठीक है, तो देखना आप एनसीईआरटी अपने साथ में खोलना, बिकॉज ये ऐसा चैप्टर है जो कि आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा। कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनमें एनसीईआरटी से बाहर थोड़ा बहुत आपको जाना चाहिए या जाना पड़ता है, बट क्लास 11th की एनसीईआरटी में या क्लास 11th के चैप्टर्स में कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है। कई टर्म्स है, जैसे ह्यूमन फिजियो में कुछ चीजें बतानी पड़ जाती हैं जो आपको एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो वो आप वहां से मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। बोले जिंदा हो? क्या आप जिंदा हो? मैं कैसे मानूं आप जिंदा हो? यही है कि लिविंग वर्ल्ड के बारे में हम कैसे माने कि कौन सा ऑर्गेनिज्म लिविंग है, कौन सा ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास आता है दैट इज व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज लिविंग? लिविंग क्या है? हमारे मन में क्या आता है जब हम लिविंग के बारे में सोचते हैं? तो हमारे मन में आता है यार कोई ग्रो कर रहा हो तो वो लिविंग होगा, है ना। कोई रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो लिविंग होगा। कोई किसी की बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं जिनसे कुछ फूड बन रहा है या एनर्जी बन रही है तो वो लिविंग है। कोई आसपास की चीजों को सेंस कर सकता है, कोई कॉन्शियस है तो वो लिविंग है ना। तो मैं कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। कैरेक्टर्स वी थिंक ऑफ। कौन से कैरेक्टर्स के बारे में हम सोचते हैं? कौन से कैरेक्टर्स के बारे में हम सोचते हैं जब हम लिविंग के बारे में बात कर रहे होते हैं? तो सबसे पहला कैरेक्टर है वो हम यही सोचते हैं कि यार वो ग्रो कर रहा होगा, है ना। वो इतना सा इतना नहीं रहा, है ना। उसका ज़ायगोट इतना से इतना नहीं रह गया, इतना से इतना नहीं रह गया, वो बड़ा है ना। तो इस चीज को हमने बोला है ग्रोथ। तो ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक कैरेक्टर है, नॉट कैरेक्टरिस्टिक, एक कैरेक्टर है किसका? लिविंग होने का। नेक्स्ट, अच्छा फिर मैंने बोला कि यार ग्रोथ तो कर रहा है बट क्या वो रिप्रोडक्शन कर सकता है? ये भी एक हम कैरेक्टर ले सकते हैं कि यार ये रिप्रोड्यूस कर रहा है तो श्योरली ये क्या होगा? ये लिविंग होगा। दैट मीन्स रिप्रोडक्शन। थर्ड थर्ड अरे यार, जैसे मान लीजिए पॉलन या कोई चौक की डस्ट मेरी आंख में गिरी, मेरी आंख ने जल्दी से जल्दी झपकना स्टार्ट कर दिया। मान लो मुझे किसी चीज़ की एलर्जी है, मेरी बॉडी में वो एलर्जिक रिएक्शंस होने स्टार्ट हो गए। या ये चीज़ यार मेरे आसपास या मेरे को किसी ने पिंच किया, मैं उसको सेंस कर पा रहा हूँ, है ना। तो इसको हमने क्या बोला? कॉन्शियसनेस बोला। कॉन्शियसनेस, क्या हम अपने एनवायरनमेंट के रिलेटेड कॉन्शियस हैं? क्या हम किसी चीज़ को फील कर पा रहे हैं? क्या हम आसपास से रिलेटेड कॉन्शियस हैं? हमारे एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, सर्दी आई गर्मी आई, क्या हम ये देख पा रहे हैं? क्या हम इसको फील कर पा रहे हैं? इफ यस देन वी आर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम सोच सकते हैं कि यार कॉन्शियसनेस भी ठीक है, ये भी ठीक है ना। क्या ये इसको मैं अगर खाना खिला रहा हूं तो इस खाने को एनर्जी में ब्रेक डाउन कर पाएगा? इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। हमारे अंदर कई सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उन सारे रिएक्शंस के सम को हम बोल देते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या वो शो कर पा रहा है? देखो ये सारी चीजें हमें बड़ी डिटेल में पढ़नी है लिविंग वाले टॉपिक में। तो पहला लेक्चर इन्हीं के ऊपर बेस्ड होगा। बोले कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो हो सकते हैं लिविंग के। हाँ, कुछ और भी हो सकते हैं। जैसे आपकी एनसीईआरटी कहती है, ये देखिए पहला पेज खोलिएगा एनसीईआरटी का, व्हाट इज लिविंग वाली हेडिंग में ये 4 पहले बताए हैं। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, और उसके एनवायरनमेंट को सेंस करने के बाद इसको हमने बोले कॉन्शियसनेस। एनवायरनमेंट को सेंस किया एंड साथ ही में कुछ उसके रिलेटेड रिस्पॉन्स। जैसे मान लीजिए आपने एनवायरनमेंट को सेंस किया, बहुत सर्दी है तो आपने कंबल ओढ़ लिया, ये आपका रिस्पॉन्स था टुवर्ड्स दैट कॉन्शियसनेस जो भी आपको आई। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट बनाना, यानी रिप्रोडक्शन ही हो गया। खुद का रेप्लिका बनाना, यानी कि खुद के जैसा एक दिखने वाला ऑर्गेनिज्म बनाना, उसको हमने रिप्रोडक्शन ही बोल दिया। तो एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट इसी कैटेगरी में आ गया। नेक्स्ट है सेल्फ ऑर्गेनाइज, वो भी कॉन्शियसनेस के अंदर ही आ गया, है ना। इफ वी आर कॉन्शियसनेस वी कैन अरेंज ऑर्गेनाइज आवरसेल्फ। इसको आप ऐसा लिखिए, एक लिख लो सेल्फ कॉन्शियसनेस लिख लो। सेल्फ कॉन्शियसनेस में अपने बारे में कितना जानते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस ही जानते हैं। क्या आप बताइए, क्या हाथी जानता है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? नहीं। क्या हाथी जानता है कि उसके आसपास वाले ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, उनकी स्टडी कैसी है, या उनके हाथ कैसे पाँव कैसे? हम तो जानते हैं कि यार ये हाथी है, ये घोड़ा है। हाँ, उसने भी अपने मन में कुछ ना कुछ धारणा तो बनाई होगी ना, यार ये ऐसा ही ऐसा। बट क्या वो खुद को ऑर्गेनाइज कर सकता है? खुद के लिए वो कॉन्शियस है? सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमंस में है। ठीक है यार, ह्यूमंस खुद को एनालाइज कर सकते हैं। आज हमने इतना दिन इसमें लगाया, इतना दिन इसमें लगाया, इतना दिन इसमें लगाया, इसमें से इतना जो है वेस्ट है, इतना जो है हमने काम के लिए लगाया है। इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है? इंटरैक्ट, हम एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, नॉट ओनली विद ईच अदर बट हम अलग अलग स्पीशीज के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं, राइट। एंड इमरजेंस माने उस इंटरैक्शन के बेसिस पे अगर कुछ मतलब इमरजेंस माने वही हो गया ना कॉन्शियसनेस, और उसके लिए अगर मान लो कुछ
स्टिमुलाई आ गया, कुछ चेंज आ गया हमारे एनवायरनमेंट में, तो हम उसके लिए इमरजेंस का क्या मतलब होता है यार, कोई इमरजेंसी के केस, कोई नेचुरल इमरजेंसी आ गई, तो उसके लिए हम कुछ रिस्पॉन्स तैयार कर सकें, ठीक है, उसको बोलते हैं इमरजेंसी। नेक्स्ट है ऑल। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं इस मेन जो है टॉपिक को, जिसमें हमें मेनली क्या क्या पढ़ना है, जो मैंने आपको बोर्ड पे लिखा है वही पढ़ना है। एक मिनट में इसकी जरूरत था, ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा देते हैं, एक कम कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, जितना डार्क होगा उतना आपको अच्छा दिखेगा। ओके, तो मैं इसकी एक बार पिक्चर भी क्लिक कर देता हूँ। पिक्चर क्लिक करने का क्या फायदा है, बोले पिक्चर क्लिक करने का फायदा ये है कि आप जाएंगे जीत XI, जीत 11th चैनल खोजेंगे, जीत 11th 2026, ये चैनल अगर आप ओपन करेंगे कहाँ पे, टेलीग्राम पे, तो आपको इस चैप्टर के नोट्स जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो प्रोवाइड हो जाएंगे, इसलिए मैं पिक्चर क्लिक करता हूँ, है ना, ताकि आपको बाद में नोट्स प्रोवाइड कर दिए जा सके। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। इन सारे कैरेक्टर्स को हमें एक एक करके पढ़ना है, बट इनकी स्टडी से पहले आपको कुछ और मुझे बताना है, वो मैं आपको बताता हूं। देखना, मैंने बोला कि ये जो कैरेक्टर्स है ना, इनको मैंने दो तरह से क्लासिफाई किया। आई क्लासिफाइड देम इनटू टू। बोले कोई अगर बोल रहा है कि ये जो टॉपिक्स हैं दे आर डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस, तो आप नीट 2024 का सिलेबस रख के देखना, उनमें है। और हम सारा कुछ नीट 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, बिकॉज वही लेटेस्ट सिलेबस एनएमसी ने जो NTA ने रिलीज किया। NTA बेवकूफ एजेंसी, मैं बोलूंगा NTA को, पता नहीं क्या ही करते हैं बच्चों के साथ, कितना खिलवाड़ क्यों करते हैं। कहीं पे सेंटर लेट कर दिए, कहीं पे एग्जाम लेट आया है, कहीं पे, है ना, मतलब क्या बोले। अब हम उसके लिए अलग से वीडियो एक ले आएंगे अगले दूसरे चैनल पे, ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ थे, हम थे कैरेक्टर्स की क्लासिफिकेशन पे। यार कैरेक्टर्स दो तरह के हैं, एक है डिफाइनिंग कैरेक्टर और एक है कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर। देखिए, डिफाइनिंग कैरेक्टर मतलब उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। मतलब वो सिर्फ लिविंग में होगा या तो वो सिर्फ नॉन लिविंग में होगा। ओनली प्रेजेंट इन लिविंग लिख लेते हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, लिविंग की बात कर रहे हैं, तो ओनली प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओनली, ये साइन है प्रेजेंट का, प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बट इफ आई टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर्स, तो कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर्स वो हैं जो कि मे बी क्या होंगे ही, तो ही तो वो कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर्स हैं, तो वो डिफाइनिंग नहीं हो जाते। प्रेजेंट इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, जो कि दोनों लिविंग और नॉन लिविंग में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इस केस में हमने वो चीज बोली है। तो ये आपके पास मैंने बोला कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर वो है जिससे हमें श्योरिटी नहीं मिल रही कि बंदा लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये दो जो डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई है क्लियर है। एक बार मैं इसकी भी पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ, साथ साथ में हम सारा कुछ आपको पढ़ाते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, और आप इसे साथ साथ में नोट कर लेना, है ना। ज्यादा मैं टाइम नहीं दूंगा नोट करने के लिए, क्योंकि हमें लेक्चर्स की ड्यूरेशन शॉर्ट रखनी है, क्रिस्प रखनी है। एंड साथ ही साथ आपको अगर मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट है जो यहाँ पे रिविजन के लिए आया है, या कोई ऐसा जो ड्रॉप लेने के लिए आया है ना, यार मुझे 2026 या 2025 में नीट देना है, तो वो भी यहाँ से देख सकता है। और उसको मैं बता दूं कि क्लास 11th के लेक्चर्स आपको क्लास 12th के लेक्चर्स आपको जीत चैनल पे मिल जाते हैं, तो वो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब क्या करना है, सब्सक्राइब आपकी मर्जी करना कर दो, मतलब आपको अगर अच्छा लगे तो कर दो, है ना, वो भी कोई जबरदस्ती नहीं है, ऐसा करिएगा। सब्सक्राइब रहने दो, बस सर्च करके वीडियो जो भी लेटेस्ट है उनको देख लेना, है। आपको तो मतलब पढ़ने से होना चाहिए। तो अब हम कहाँ थे, अब हम पहला कैरेक्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है क्या, ग्रोथ। ग्रोथ के दो ट्विन फैक्टर्स हैं, ठीक है, दो ट्विन फैक्टर्स जो कि हम ग्रोथ कंसिडर करते हैं। बोले व्हाट इज ग्रोथ, ग्रोथ क्या है, आपकी हाइट बढ़ रही है, क्या ये ग्रोथ है, या आप मोटे हो रहे हैं, क्या ये ग्रोथ है। देखो, ग्रोथ का मतलब होता है सेल का बढ़ना, इंक्रीज इन सेल, आपके सेल बढ़ रहे हैं, सेल नंबर अगर बढ़ रहा है तो वो ग्रोथ है। और और क्या हो सकता है, इंक्रीज इन मास, आपका मास बढ़ रहा है, वो भी ग्रोथ है, ठीक है। दे आर ट्विन फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ। ट्विन फैक्टर्स लिखा है, एक मिनट, आपकी एनसीईआरटी में इसके लिए एक प्रॉपर वर्ड यूज किया है, तो मैं वही वाला वर्ड बोलना चाहूंगा। एक मिनट वेट करिएगा। अरे अरे अरे, कहां गया, यस, इंक्रीज इन नंबर आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, है ना। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ कह लीजिए तो बेटर रहेगा। वही है, ट्विन फैक्टर्स या ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब तो सेम ही हुआ। मतलब अगर किसी के अंदर ये दोनों दिख रहा है या कोई एक भी दिख रहा है, किसी का सेल नंबर बढ़ रहा है तो वो ग्रोथ है, किसी का मास बढ़ रहा है तो वो ग्रोथ है।
अब क्या ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिफाइनिंग फीचर है, उस पे आने से पहले हम पहले इसके बारे में समझते हैं, इंक्रीज इन सेल नंबर ग्रोथ कैसे हुई। मैंने क्या किया, ऐसे एक चाइना डिश ले ली, चाइना डिश कह लो, पेट्री डिश कह लो, है ना, उस पर मैंने एक कल्चर मीडियम डाला है। कल्चर मीडियम क्या होता है, जिसमें प्रॉपरली ग्रोथ हो सके किसी चीज की, है ना, तो इसे प्रॉपर ग्रोथ वाले मैंने फैक्टर डाल दिए। यहाँ पे मैंने ऐसे ना एक बैक्टीरिया छोड़ दिया, एक बैक्टीरिया का कोई बिल्कुल छोटा सा, तो वो खुद को ऐसे ग्रो कर लेगा। कैसे ग्रो करेगा, खुद को डिवाइड करेगा, सेल अलग अलग बना लेगा ना, डिवाइड करे, तो वो डिवीजन होने से नंबर ऑफ सेल बढ़ गया, इसको हमने क्या बोला, इंक्रीज इन सेल नंबर। बट आप अपने केस को देखिए तो आप में इंक्रीज इन मास हो रहा है, साथ साथ में सेल नंबर भी हो रहा है, बट आपका मास भी तो बढ़ता जा रहा है। तो मास को, वो वाला मास नहीं, छोटा मेरे को मोटा बोल रहे नहीं, ठीक है, वो वाला मास नहीं है ये, ठीक है। मास मतलब पहले आपका, मतलब आप ऐसे थे तो अब आप ऐसे दिख रहे हैं, अब आप ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं ना, उस चीज को बोलते हैं इंक्रीज इन मास, ठीक है। तो ये ग्रोथ का फैक्टर मैं आपको समझा रहा था। तो ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रोथ के, अगर किसी में कोई एक भी दिख रहा है तो वो ग्रोथ ही मानी जाएगी। नेक्स्ट, और क्या पता होना चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिफाइनिंग फीचर है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बोले क्यों, ग्रोथ तो सिर्फ लिविंग में देखने को मिलती है, नहीं भाई। माना कि सेल नंबर लिविंग का ही बढ़ेगा, नॉन लिविंग तो सेल ही नहीं होते हैं, ठीक है, परंतु क्या मास नॉन लिविंग का बढ़ सकता है? हाँ, कैसे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैसे है, मास ऑफ अ नॉन लिविंग आल्सो इंक्रीजेस। कैसे, बोले यार ये क्या बोल रहे हो, ये चैनल रद्दी चैनल है, पढ़ाता नहीं है, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, गंदा पढ़ा रहा नहीं। देखिए, मैंने यहाँ पे मान लीजिए एक चीज रख दी, या कोई भी चीज आप मान लो, मैंने कोई भी चीज ऐसे फेंक दी, अब कुछ देर बाद उसके ऊपर मिट्टी आएगी, उसके ऊपर कुछ आएगा, मिट्टी, स्मट, है ना, वो भी कई सारी चीजें आएंगी, तो उससे मुझे लगेगा नहीं कि इसका मास बढ़ गया है ना। डस्ट एक्सेट्रा कलेक्ट्स ऑन नॉन लिविंग थिंग्स, है ना, डस्ट वगैरह नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर भी जम जाती है, इकट्ठी हो जाती है, तो उसको हमने क्या बोला है, इसको हमने बोला है कि उसकी ग्रोथ हो गई। बिकॉज ग्रोथ का मतलब क्या है, पहले वो ऐसा था तो अब वो ऐसा हो गया, अब वो ऐसा हो गया। देखिए, पहले ये चीज ऐसी थी, अब उसके ऊपर मिट्टी की लेयर आ गई, एक और लेयर आ गई, एक और लेयर आ गई, जिससे अब वो ऐसी हो गई है यार, समझे, पहले वो ऐसी थी अब ऐसी होगी, तो इसको हमने बोला कि डस्ट इकट्ठी होगी उसके ऊपर, ठीक है, तो ये भी ग्रोथ ही हुई है, हाँ, ग्रोथ ही तो हुई है, ठीक है। तो ये है ग्रोथ का फैक्टर। अब जो मेजर मेजर चीजें थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। अब जो एनसीईआरटी में लिखी है वो हम एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। साथ में इसीलिए बोला कि ये चैप्टर ऐसा है जो आप एनसीईआरटी से ही पढ़ें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये तो मैं जस्ट आपको बेसिक चीजें जो मुझे याद रहेंगी एनसीईआरटी से, बिकॉज इसमें एनसीईआरटी में ना ज्यादा कुछ, मतलब सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ोगे तो चल पड़ेगा काम इस चैप्टर में, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आएगा इस चैप्टर के लिए, तो ये श्योरिटी है ही है। चलिए, अब ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, पहले ही बता दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से सुनना है कि ग्रोथ कैसे होगी, ये सेल का नंबर कैसे बढ़ेगा। देखो, सेल नंबर कैसे बढ़ेगा, सेल डिवीजन से बढ़ेगा, तो ये आपको मैंने बता दिया कि ये सेल डिवीजन से होगा, यूनिसेलुलर में भी होगा, मल्टी सेलुलर में भी होगा। यूनिसेलुलर में सेल डिवीजन को ही हम रिप्रोडक्शन भी बोल देते हैं, तो यूनिसेलुलर में रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन एक जैसे ही लगते हैं, बट मल्टी सेलुलर के केस में ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए यहाँ पे लिखा रहा हूं। फॉर हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, मतलब कभी भी एक साथ हम इनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, सॉरी, कभी भी एक साथ नहीं होंगे, उनमें ग्रोथ का मतलब अलग होगा, रिप्रोडक्शन का मतलब अलग होगा, बट जो लोअर प्लांट्स हैं, लोअर चीजें हैं, उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का मतलब सेम है, क्योंकि जब वो रिप्रोड्यूस करेंगे तो एक सेल से दो सेल बनेंगे, और उसी को तो हमने सेल नंबर में बढ़ना बोला, और उसी को तो हमने ग्रोथ बोला, है ना। देखना, लोअर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ को आप रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, बिकॉज एक्चुअली हो क्या रहा है, रिप्रोडक्शन में एक सेल से दो सेल बनता है, उनमें एक सेल था, यूनिसेलुलर है ना, लोअर ऑर्गेनिज्म भी कौन से, यूनिसेलुलर की बात हो रही है, यूनिसेलुलर की बात हो रही है। ये पहले एक सेल था, अब ये दो सेल में बदल गया, भाई सेल तो बढ़ गए, उसी को तो हमने क्या बोला, ग्रोथ बोला। अब बोले कि रिप्रोडक्शन में सेल थोड़ी बढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन में सेल बढ़ते हैं क्या, नहीं, रिप्रोडक्शन में तो एक गमीट आया, दूसरा गमीट आया, वापस में जुड़ गए, और उससे नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। इससे नया ऑर्गेनिज्म कैसे बना, सेल डिवीजन से बना। क्या इससे नया ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन से बना, नहीं, इससे नया ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन से नहीं बना है।
हाँ, माना कि मियोटिक डिवीजन हुई, उससे गमीट बने, गमीट फ्यूज हुए, फिर जायगोट बना, जायगोट में अलग अलग डिविजन हुई, उससे बना। बट क्या नया ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली ऐसे बन गया, एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म? नहीं, ऐसे थोड़ी बना है। ठीक है, तो ये आपको मैंने यहाँ का पॉइंट का रेफरेंस दिया है। मेरे ख्याल से क्लियर है। अब आगे आगे जो भी चीजें आती जाएंगी वो हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये मुझे जैसे याद आया मैंने बता दिया। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ इज डन बाय सेल डिवीजन अकर्स। अच्छा, ये चीज रह गई कि प्लांट में, ये चीज भी देख लीजिए, ये चीज भी यहीं पे लिख लो, कहीं ना कहीं जगह है क्या? हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे कर लो, यहाँ पे नोट डाल के लिख लीजिएगा। इन प्लांट्स, प्लांट्स में ऐसे सेल्स होते हैं, ऐसे टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे। क्लास 10th का रिजल्ट अभी अभी आया है, क्लास 12th का रिजल्ट अभी अभी आया है, उसमें आपने पढ़ा होगा ना। इन प्लांट्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ग्रो कंटिन्यूअसली, मतलब ग्रो नहीं, मतलब वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो एक्चुअली तो ग्रोथ ही हो गई, बट हम डिवाइड लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। डिवाइड कंटिन्यूअसली, देखो ये ऑर्गेनिज्म डिवाइड नहीं कर रहा, उसका एक सेल डिवाइड कर रहा है, उसका सेल डिवाइड किया तो उससे दो सेल बने। यहाँ पे भी इंक्रीजिंग सेल नंबर हो रहा है। यहाँ पे तो ऑर्गेनिज्म ही एक सेल है, एक ही सेल ही ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म ही दो में डिवाइड कर गया तो दो ऑर्गेनिज्म बन गए। इसी को हमने बोला रिप्रोडक्शन और इसी को हमने बोल दिया ग्रोथ। बट इस केस में क्या है, प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड कंटिन्यूअसली। तो क्या प्लांट्स की ग्रोथ रुकी हुई होगी? नहीं, प्लांट्स की कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है, कंटिन्यूअस ग्रोथ। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया। बट एनिमल्स में एक सर्टेन टाइम के बाद ग्रोथ रुक जाएगी। जैसे आपको पता है, आपकी हाइट भी देख लीजिए, अपनी हाइट के बारे में बात कर लीजिए। वो तो वैसे हाँ, आप मान सकते हैं कि इंक्रीज इन मास, बट इंक्रीज इन मास हो भी सकता है बाद में भी। ठीक है, आपने जनरली सुना होगा कि 18 साल के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ती। ठीक है, तो वैसे ही प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं है, प्लांट्स में उनकी हर हाइट बढ़ती जाएगी। ठीक है, माना कि एक टाइम के बाद वो भी रुक जाती है, फिर क्यों रुकती है, कैसे रुकती है, वो हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में। ठीक है, तो ये ग्रोथ के बारे में आपने जाना है। प्लांट्स में देयर इज अनलिमिटेड ग्रोथ। प्लांट्स में ये सारी चीजें आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। देयर इज अनलिमिटेड ग्रोथ, बट एनिमल्स में द ग्रोथ इज लिमिटेड। एनिमल्स में इट इज लिमिटेड ग्रोथ। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। In animals, this growth is seen up to a certain age. However, cell division occur in certain tissues to replace the lost cell. ये तो आपको पता ही है, सेल डिवीजन होती रहती है ताकि पुराने जो, मान लीजिए सेल कोई डेड हो गया तो उसकी जगह नया सेल बनाना पड़ेगा ना। तो इसी को तो हमने ग्रोथ भी बोला है, क्योंकि सेल नंबर तो बढ़ रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट वन कैन, अच्छा ये देखना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कोई तो आप उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हो ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेल डिवीजन लिख लो या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख लो। सेल डिवीजन लिख लीजिए, मतलब तो सेम है। जब सेल डिवाइड कर रहा है तो उसकी को तो हमने ग्रोथ बोल दिया उनमें, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स में। इंक्रीज इन सेल नंबर का तो मतलब ही सेल डिवीजन है। ठीक है, नेक्स्ट, एज सीन इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया गया है। इसको हम बोलते हैं इन विट्रो, मतलब लैबोरेटरी में आप ये कर रहे हो ना, तो इसलिए इन विट्रो। इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है कि वो बिल्कुल ही अलग अलग हैं। इनमें आप ग्रोथ को रिप्रोडक्शन से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। वो तो मैंने पहले ही बता दिया है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो इफ दे टेक द इंक्रीज इन बॉडी मास, है ना। वो तो भी आपको वो भी पहले बता दिया गया कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डस्ट वगैरह कलेक्ट हो जाएगी उनके ऊपर, तो वो भी मास तो बढ़ गया ना, उससे भी उनका मास तो बढ़ गया ना। दैट मींस वो भी ग्रो कर रहे हैं। आगे देखिए, आगे 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 ये देखो, इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी नंबर, माउंटेन, बोल्डर, सैंड माउंट्स डू ग्रो। माउंटेन के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक पहाड़ के ऊपर, है ना, लेयर्स बनती रहती है मिट्टी की, तो वो भी ग्रोथ कर रहे हैं। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग कैरेक्टर। ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर, इसलिए उसको लिखा है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन इज बाय अकोमोडेशन। तो बता लिए, तो पढ़ दिया ना। Conditions under which we observe in all organisms have to be explained. A dead organism does not grow है। अच्छा, ये तब बोल रहे हैं जब हमने कंडीशन सिर्फ एक ही ले ली कि सेल डिवीजन होनी चाहिए, है ना। उस टाइम पे तो हम कह सकते हैं कि यार डेड ऑर्गेनिज्म तो ग्रो ही नहीं कर रहा, उसमें सेल ही नहीं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको सारा कुछ ग्रोथ के बारे में क्लियर होगा। इसको आप जल्द से जल्द नोट कर लीजिए। इस चैप्टर को मैं आपको 3 से 4 लेक्चर में करवा दूंगा।
ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, करवाने को तो वन शॉट में भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा टाइम लेके करेंगे, कोई हमें भागने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास टाइम है। 2026 वालों के लिए ये बैच मैंने स्पेशली प्लान किया है, 2026 का भी टाइम है आपके पास, ठीक है। और हमें सिलेबस कब तक कंप्लीट करवा दोगे? मैं आपको जनवरी से पहले पहले सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया, मैंने पिक्चर क्लिक कर ली होगी, 1 मिनट में दोबारा क्लिक कर लेता हूँ, अगर क्लिक कर भी ली होगी तो भी ठीक है, नहीं की होगी तो आ जाएगी, है ना। अगला हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, अरे यार अभी तो हमने पढ़ा यूनिसेलुलर में ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन, तीनों ही सेम ही मतलब के हैं, बट मल्टीसेलुलर में ऐसा नहीं है। कभी कभी ना मेरा जीव इतना गंदा फंबल करता है, बोला ही नहीं जाता कुछ भी। अगला है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर ऑफस्प्रिंग एज अ पेरेंट सिमिलर टू पेरेंट की जैसी होनी चाहिए, है ना, इसी को हमने बोला है रिप्रोडक्शन। अब क्या ये लिविंग होने का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि डिफाइनिंग फीचर है? नहीं, ये भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ये भी कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि ये भी सब में आपको देखने को नहीं मिलता है। जरूरी नहीं है कि मैं रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, है ना, मान लीजिए मैं अपनी अच्छे से नहीं रिप्रोड्यूस कर रहा, कर सकता हूं बट मैं अपनी इच्छा से रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो क्या मैं लिविंग नहीं होऊंगा? नहीं, अभी आपने भी कभी रिप्रोडक्शन अभी तक नहीं किया होगा। अब कुछ होंगे जो इतने बेवकूफ होंगे कि वो, मतलब क्या बोलूं, कैसे एग्जाम्पल दे दिया मैंने, ठीक है। एग्जाम्पल्स चुनते वक्त थोड़ा सा टीचर को, जो पढ़ा रहा है उसको थोड़ा सावधान होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बोले कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्यों है, व्हाई इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर? इसका आंसर है एग्जाम्पल्स में म्यूल। म्यूल में, म्यूल क्या है? डंकी और हॉर्स का मिश्रण है। म्यूल डंकी और हॉर्स का मिश्रण, मतलब इन दोनों के जो मेटिंग से बना है उसको हमने बोला म्यूल। ये कैसा है? ये इनफर्टाइल है, मतलब ये भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। सेकेंडली, आपने सुना होगा कुछ ह्यूमंस भी इनफर्टाइल होते हैं, तो इनफर्टाइल कपल्स, ठीक है ना, वो भी बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे। एंड एट लास्ट वर्कर बीज, वो भी तो इनफर्टाइल ही होती हैं, वर्कर बीज। अच्छा, रिप्रोडक्शन के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये दो तरह के आपने छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं, एक है असेक्सुअल और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? जिसमें गमीट्स बन रहे हों, जिसमें गमीट्स आर इन्वॉल्व। अगर गमीट बन रहे हैं तो वो सेक्सुअल है, अदरवाइज वो असेक्सुअल है। बोलिए इनके एग्जांपल्स हम अगले पेज पे कर लें, पहले इसको चलो इसी पे करवा देते हैं, यहीं पे है जगह, इतनी जगह है, एक ही पेज पे अगर हो गया तो बेटर रहेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने कई दफा पढ़ी है, कई दफा, वाह मैंने क्या वर्ड बोला है, दफा, इसी चक्कर में आप दफा हो जाइए। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो कैसे कैसे हो सकती है? हो सकता है डायरेक्टली एक सेल से दो सेल बन गए, जिसको हमने बोले फिजन, है ना, तो बाइनरी फिजन हो सकती है, ठीक है। और फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। फ्रेगमेंटेशन आपने पढ़ी होगी स्पायरोगायरा में पढ़ी होगी आपने छोटी क्लास में। साथ ही में और क्या क्या हो सकता है फ्रेगमेंटेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? बाइनरी फिजन हो सकती है ना, आपने पढ़ा है यार, ऐसे एक सेल बना, उसने दो में डिवाइड कर लिया, तो ये बैक्टीरिया में भी देखने को मिलता है आपको फिजन। अरे, बैक्टीरिया वगैरह में देखने को मिलता है फिजन, ठीक है, कि ऐसे एक सेल था, उसने क्या किया, ऐसे में बन गया। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, ऐसा एक ऑर्गेनिज्म होता था लेशमैनिया, ये भी आपने क्लास 10th में पढ़ा है, तो भी ऐसे ही डिवाइड करता था, है ना, बाइनरी फिजन से ही तो करता था। अमीबा फिजन से करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, अमीबा का एग्जांपल भी लिख लीजिए, है ना, देखो बाइनरी फिजन कर सकता है। फ्रेगमेंटेशन माने, ऐसे आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, इस प्रकार की एक चीज पढ़ी होगी आपने, एक ऑर्गेनिज्म जो कि बोलते हैं स्पायरोगायरा। ये क्या करती थी, एक फ्रेगमेंट से दो फ्रेगमेंट बना लेती थी, इस प्रकार से दो फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाती थी, है ना, ये आपने पढ़ा होगा। अच्छा, तीसरी चीज बडिंग भी तो हो सकती है, बड बन रहा हो और उस बड से नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। इसमें भी आपने क्लास 11th में ही पढ़ा हो, क्लास 10th में ही पढ़ा होगा, हाइड्रा में बडिंग होती थी, है ना। जब आप एक ऐसा डायग्राम पढ़ते हैं,
अगर ये एग्जांपल्स आपको ना याद रहे तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आगे इन सब के बारे में आपको पढ़ना ही है, ठीक है। हाइड्रा के बारे में नहीं पढ़ना, बट ठीक है। ऐसा ऐसा आपने ऐसा टेंटिकल्स वाला एक ऑर्गेनिज्म बनाया होगा ऐसा, इस प्रकार का, और नीचे से ऐसे बड बना देते थे उसकी, ठीक है। तो ये हाइड्रा होता था। और बोली यीस्ट भी तो पढ़ा है, यीस्ट भी तो बडिंग का एग्जांपल है। बडिंग इन यीस्ट का डायग्राम आप बनाते थे, है ना। ऐसे पहले एक था, फिर उसके ऊपर ऐसे कई सारे बड आ रहे हैं, ऐसे डिटैच हो गया, पढ़ते थे तो बडिंग हो गया। अच्छा, बडिंग आपको दिखता है मॉसिस में भी दिखता है। प्रोटोनिमा ऑफ मॉस आपको एग्जांपल दिया हुआ है, मोसिस के किसमें, प्रोटोनिमा में। बोलिए ये क्या होता है, ये आपको प्लांट किंगडम में समझ आना है। अभी के लिए आप सिर्फ रट्टा मारिएगा, मेरा रट्टा आपको मारना है, सीधा रट्टा मारना है, ये आपको प्लांट किंगडम में समझ आएगा, मोसिस ऑफ प्रोटोनिमा। नेक्स्ट प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस, ये हो गया बडिंग। बाइनरी फिशिंग बता दिया गया है, फ्रेगमेंटेशन बता दिया गया है, और बडिंग बता दिया गया। इसके अलावा और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, हाँ, ट्रू रीजनरेशन। यार उसका एक पार्ट आप ही काट दीजिए तो वो दूसरा खुद बना लेगा। प्लेनेरिया में होता था, प्लेनेरिया में होता था, मतलब आपने ये भी कक्षा 10वीं में पढ़ा हुआ है, इसलिए होता था बोल रहा हूँ, ठीक है ना। प्लानारिया या प्लेनेरिया। और आपने पढ़ा होगा कि छिपकली की पूंछ में भी जो है कि रीजनरेशन वाले सेल्स होते थे, बट वो ट्रू रीजनरेशन नहीं है, बिकॉज वो अपनी पूंछ से पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकती है। बट यहाँ पे अगर आप इतना सा पार्ट भी कट कर दोगे, छोटा सा पार्ट भी कट कर दोगे, तो उससे नया प्लेनेरिया बन जाता था। तो ये आपको मेरे ख्याल से इतना ही कुछ बताया होगा रिप्रोडक्शन में। अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो जब हम रीड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। चलिए अब हम रीडिंग की तरफ चलें। रिप्रोडक्शन लाइक वाइज, मतलब पिछले वाले की तरह ही, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है, फीचर है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन रेफर टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी प्रोसेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू अदर दोज ऑफ पेरेंट्स। तो मैंने पहले बता दिया ऊपर वाले उसमें कि गेमीट बनेंगे, गेमीट के बाद जाइगोट बनेगा, है ना। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मींस आल्सो। फंगस मल्टीप्लाई करेगी, स्प्रेड इजीली ड्यू टू मिल्टी। अच्छा, स्पोर्स, अच्छा ये नहीं बताया मैंने, ये नहीं बताया स्पोर्स, ये वैसे आपको पता चलेगा ही आगे। स्पोर्स की मदद से भी रिप्रोडक्शन होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स की मदद से भी हो सकती है। फंगस में होती है, फंगाई में, ठीक है। क्या होता है फंगस में, फंगस में क्या होगा, इनके ऊपर कई सारे स्पोर बनेंगे, कोनिडिया बनता है, कोनिडिया बनेगा, है ना। और भी कई सारे जू स्पोर बनते हैं। तो कई सारे स्पोर, कोनिडियो स्पोर, जू स्पोर, वो क्या करेंगे, असेक्सुअल स्पोर होंगे, जहां पे वो गिरेंगे वहां पे नहीं फंगस, है ना। इस प्रकार से फंगस में स्पोर के थ्रू हो रहा है। और देखते हैं और क्या लिखा है। In lower organisms like yeast and hydra, we observe budding. In planaria, flatworms, we observe true regeneration. A fragmented organism regenerates the lost part of its body and become a new organism. तो ये सब मैंने आपको यहाँ पे लिखवा ही दिया है। The fungi, the filamentous algae and protonema of mosses all multiply by fragmentation. Fragmentation का कहाँ पे है, स्पायरोगायरा। ओए, मैंने उल्टा लिखवा दिया यहाँ, इसमें क्यों लिखवा दिया ये, मोसेस का प्रोटोनिमा तो फ्रेगमेंटेशन से करता था। रियली सॉरी अबाउट दिस, मतलब मैंने पता नहीं क्या करके आपको बता दिया ये चीज, यहाँ पे उल्टी बता दी, सॉरी, ठीक है। और एल्गी में भी होता है, एल्गी में भी होता है, एल्गी में भी होता है, ठीक है। तो एल्गी, फंजाई और इस सब में है ना। तो द फंगस, फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस एल्गी कौन सी है आपको पता चलेगा आगे। प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस, सारे जो है फ्रेगमेंटेशन करेंगे। अगर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा की तरफ आ रहा है, तो उसमें सिनोनिमस है ग्रोथ के साथ। अच्छा, इसमें वही है ना यार, डिवाइड कर रहा है सेल, सेल डिवाइड करके दो बना रहा है बाइनरी फिजन में। एक सेल था सिंपल, एक सेल, उसने डिवाइड करके दो सेल बना लिए, तो इट इज सिनोनिमस टू ग्रोथ। ये तो ग्रोथ ही हो गई, सेल का नंबर बढ़ना ग्रोथ ही तो होती थी। तो इनमें रिप्रोडक्शन इज इक्वल टू ग्रोथ, तो हमने पहले ही पढ़ा, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है। अमीबा कैसा है, यूनिसेलुलर है। बैक्टीरिया कैसा, यूनिसेलुलर है। तो ये एक ही सेल है, ठीक है। बोले यीस्ट भी तो यूनिसेलुलर है, बट वो क्या कर रहा है, बडिंग कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पे नीचे आना, नीचे आइएगा। वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेस ऑफ टू टर्म्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स व्हिच डू नॉट रिप्रोड्यूस, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है। म्यूल, जो कि कैसे बना, डोंकी और हॉर्स की मेटिंग से बना, ये भी इनफर्टाइल होता है। नेक्स्ट, स्टेराइल वर्कर बीज, वर्कर बीज भी कैसी होती हैं, स्टेराइल होती हैं, यानी कि वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। इनफर्टाइल कपल्स, जो कि फर्टाइल ना हो, वो वाले कपल्स भी तो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। हेंस इट इज आल्सो नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब कुछ लिविंग है बट उनमें ये चीज नहीं पाई जा रही, ठीक है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हर लिविंग में ये होगा, है ना। इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर है, नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर है।
ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। कोई भी नॉन लिविंग ऐसा नहीं है जो कि ये कर सके, है ना, बट लिविंग में तो कुछ ऐसे हैं जो कि ये नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो क्या ये लिविंग नहीं है? नहीं, ये लिविंग तो है बट ये नहीं कर पा रहे। तो क्या हो गया? व्हाट इज दिस? व्हाट्स द दिक्कत? नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म पे आते हैं। मेटाबॉलिज्म पे आते हैं। मेटाबॉलिज्म में बहुत कम चीजें बताई हुई हैं, तो वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। बाकी हम कल से नया लेक्चर पे आ जाएंगे, मतलब अगले लेक्चर में कवर करेंगे। सिर्फ मेटाबॉलिज्म है जो हम अभी कवर करेंगे, क्योंकि फिर मुझे क्लास 12 का भी लेक्चर रिकॉर्ड करना है। ऑलराइट, अच्छा आप मुझे बताइएगा, ऐसे ज्यादा बेटर लग रहा है कि लाइव लेक्चर्स हम लें उस पे, टैबलेट पे और लैपटॉप पे, तो लाइव भी हम कर सकते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या ये लिविंग में ही देखा जा रहा है और सभी लिविंग में देखा जा रहा है? बिल्कुल सही। तो ये हमारे पास डिफाइनिंग कैरेक्टर है। इट इज डिफाइनिंग कैरेक्टर या डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का। मतलब हर एक में होगा, हर एक में होगा, है तो डिफाइनिंग कैरेक्टर है। बोले मेटाबॉलिज्म होता क्या है? ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस इन आवर बॉडी। रिएक्शंस को मैं RxN लिखूंगा हमेशा, RxN ऑफ आवर बॉडी। अब रिएक्शंस इन आवर बॉडी वो दो तरह के हो सकते हैं, वो दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है कि वो एनाबॉलिज्म हो, या हो सकता है कैटाबॉलिज्म हो। याद रखना, कैट को अगर आप एक शीशे का बोतला दोगे तो वो ऐसे नीचे गिरा के फेंक देगी, तोड़ देगी। तो इसी से आप ये याद रखना, ट्रिक बताई है मैंने कि कैटाबॉलिज्म में हायर ऑर्गेनिजम्स या लार्जर मॉलिक्यूल्स का, एक लार्जर मॉलिक्यूल था, उसको हमने सिंपलर में ब्रेक किया है, उससे बना दिए क्या? सिंपलर मॉलिक्यूल्स। इसको हमने बोला है कैटाबॉलिज्म। तो आपकी बॉडी में क्या ये हो रहा है? हाँ हो रहा है। कैसे हो रहा है? मुझे प्रूफ दीजिए। आप कह रहे हैं मुझे प्रूफ दीजिए। अरे यार, क्या तुम ऑक्सीजन ले रहे हो? हाँ ले रही हो। वो ऑक्सीजन क्या कर रही है? आपके सेल के अंदर जो फूड बना C6H12O6 उसके साथ मिक्स होती है। C6H12O6 के साथ O2 गई तो क्या बना? उससे क्या बनता है? उससे एनर्जी बनती थी, याद करो। है, बनती थी ना एनर्जी। तो बस इसी को आप बोलते थे रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिज्म, एक कैटाबॉलिक वो है। फिलहाल के लिए आपको ऐसे याद रखना है, जब हम रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो आपके लिए नई सोचें, नई विचार आपके दिमाग में खुलेंगे। एनाबॉलिज्म इसका उल्टा है। सिंपलर मॉलिक्यूल से क्या बना? लार्जर मॉलिक्यूल बना। मतलब मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल कौन सा है? अरे भाई साहब, क्या आपने कभी फोटोसिंथेसिस पढ़ा है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ बोल दिया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आया, वाटर आया, है ना। ये जब मिलते थे तो क्या बनता था? C6H12O6 बनता था। तो छोटे ऑर्गेनिज्म से कितना बड़ा वो बन रहा है मॉलिक्यूल। ठीक है, छोटे मॉलिक्यूल से कितना बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है। तो इसको हमने कहा है फोटोसिंथेसिस में जब फूड बनता है तो वो इसी चीज से बनता है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना भाई साहब। तो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, मेरे ख्याल से ये आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में समझ आ गया होगा। तो मेटाबॉलिज्म में ये दोनों आता है। मेटाबॉलिज्म में ये दोनों आता है। क्या क्या आता है मेटाबॉलिज्म में? मेटाबॉलिज्म में आता है कैटाबॉलिज्म और साथ ही में एनाबॉलिज्म, क्योंकि दोनों चीजें ही तो रिएक्शंस हो रही हैं ना आपकी बॉडी के अंदर। तो ये सम टोटल ऑफ द रिएक्शन यही तो हो गया यार। दो तरह के रिएक्शन हो रहे हैं और उन दोनों को मिला के आपने क्या बोल दिया कि वो कैटाबॉलिक, वो एनाबॉलिक, वो मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। अभी कुछ वेट करना, अभी एनसीईआरटी में हो सकता है कुछ छूट गया हो हमसे, है ना, तो वो हम अभी नोट कर लेंगे। Another characteristic of life is metabolism. All living organisms are made up of chemicals. These chemicals, belonging to various classes, size, function, are constantly being made and changed into some other biomolecules. The conversion are chemical reactions or metabolic reactions. इन conversion को ही हमने बोला है chemical reaction, है cell reactions. अरे भाई मैंने बोला chemical reaction होगा, बट लिख cell दिया होगा, है ना, chemical reaction लिखना था। समझाया मैंने, chemical reaction बोल के ही है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन जितने भी हमारी बॉडी में हो रहे हैं उसी को हमने बोल दिया मेटाबॉलिक रिएक्शंस। आगे
देयर आर थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड आवर लिविंग बॉडी, बी दे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में भी है, मल्टीसेलुलर में, हर एक उसमें दिखते हैं ये, है ना। All plants, animals, fungi, and microbes exhibit metabolism. The sum total of all chemical reactions occurring in our body is called metabolism. No non-living organism exhibit metabolism. कोई नॉन लिविंग ऐसा नहीं है जो मेटाबॉलिज्म शो कर सकता है, इसीलिए तो हमने इसको बोला डिफाइनिंग कैरेक्टर, क्योंकि डिफाइन कर रहा है कि लिविंग कौन है। ये डेफिनेशन में यूज हो सकता है, या जो मेटाबॉलिज्म शो कर रहे हैं वो लिविंग है, क्या जो ग्रोथ को शो कर रहे हैं वो लिविंग है? नहीं। आप बोलोगे पहाड़ भी ग्रो कर रहा है तो वो लिविंग कैसे हुआ? ठीक है, तो ये डिफाइन कर पाएगा, इससे हम डिफाइन कर पाएंगे किसी को कि कौन लिविंग है कौन लिविंग नहीं है, इसलिए इसको बोला डिफाइनिंग कैरेक्टर। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी। हाँ, हो सकता है कि हम इन रिएक्शंस को, ये जो है ये हम बाहर भी बना लें, फूड है ना, ये जो कर रहे हैं हम ब्रेकडाउन बाहर भी कर सकते हैं, बट क्या अब जहां पे मैंने जिस कंटेनर में मैंने ये किया, क्या वो अब ऐसे चलना शुरू कर देगा? हाँ 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 मैं तो सांस ले रहा हूँ? नहीं, व्हाट इज दिस, ऐसे थोड़ी करेगा वो यार, है ना। वो रिएक्शन लिविंग है, इनको हम बोलेंगे लिविंग रिएक्शन है, बट वो कहाँ हो रहा है? लेबोरेटरी में हो रहा है, तो क्या वो लिविंग सिस्टम के अंदर हो रहा है? नहीं, ठीक है ना। लिविंग सिस्टम के अंदर भी जरूरी थोड़ी है ये रिएक्शंस हम बाहर नहीं करवा सकते, हम ये रिएक्शंस बाहर भी करवा सकते हैं, बट क्या जहां पे हम करवा रहे हैं वो जिंदा हो जाएगा? नहीं, तो अभी भी मरा हुआ है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है, तो इसीलिए हमने इसको बोले डिफाइनिंग कैरेक्टर है। माना कि बाहर हो सकता है, बट वो रहेगा तो नॉन लिविंग ही, लिविंग थोड़ी है, ठीक है। इन्होंने यही लिखा है, वाइल मेटाबॉलिज्म में डिफाइनिंग कैरेक्टर, हम आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस कर सकते हैं इन विट्रो, वो नॉट लिविंग थिंग्स में हो सकता है, वो लिविंग थिंग्स नहीं है, बट वो लिविंग रिएक्शन जरूर है, क्योंकि वो लिविंग एक्टिविटीज के अंदर मिलते हैं। अगर हम उन्हें बाहर कर रहे हैं तो वो लिविंग रिएक्शन है, बट वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होगा, मतलब नॉन लिविंग उसमें ही सेटअप में ही हो रहा है, ठीक है। हेंस इट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। अब आगे का चैप्टर हम कल करेंगे, ठीक है। तो कल हम डाइवर्सिटी वाला यहाँ तक करेंगे, और उसके बाद हमारा एक लेक्चर लगेगा इन सब स्पीशीज वगैरह को समझने में, ठीक है। तो मान सकते हैं 4 लेक्चर्स में ये चैप्टर में कंप्लीट करवा देंगे, तो इस हफ्ते ये चैप्टर भी कंप्लीट आपका हो जाएगा। इसकी भी मैं पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ। अब होमवर्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो होमवर्क अभी के लिए आपको कुछ भी नहीं है ना, बिकॉज यार एक चर्चा मैं आपके साथ करना चाहूंगा कि आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना है और कैसे कैसे आपको काम करना है। देखिए इस चैनल पे आपको पहले से भी, इस चैनल पे नहीं तो क्लास 12 वाले चैनल पे आपको कई सारे क्लास 11th के लेक्चर्स वन शॉट में मिल जाएंगे, जहाँ पे मैंने ये चैप्टर भी वन शॉट में करवाया है, बट वहाँ पे मैंने ये चीज़ नहीं करवाई कि इससे अभी क्वेश्चन भी नहीं आया है, और मुझे पता नहीं था कि इससे है, सीरियसली मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, अब पता चल गया तो अब मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। होमवर्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो नो डीपीपी, आज आपको कोई डीपीपी नहीं मिलेगी। डीपीपी कहाँ मिलेगी? डीपीपी और क्लास नोट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? क्लास नोट्स आपको पूरे चैप्टर के एक साथ मिलेंगे इकट्ठे होकर, ऐसे एक एक लेक्चर के नहीं मिलेंगे, याद रखना है, ठीक है। तो आप साथ में बनाने जाना, और लास्ट में आपको मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। नो डीपीपी टुडे, एंड होमवर्क में रिवाइज करिएगा, प्लस एनसीईआरटी की रीडिंग आपको खुद से भी करनी है, ठीक है। तो यही आपका होमवर्क हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये आपको कहाँ पे मिलेंगे डीपीपी, वैसे मिलती हैं तो कहाँ पे मिलती हैं? जीत XI 2026 चैनल पे आपको मिलेंगी, मेरे ख्याल से ये क्लियर है। चलिए फिर मिलते हैं हम कल विद नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम भाई सारे हैं।